हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज से हम जिनका भी यूपी एनएचएम के लिए पेपर होने वाला है, यूपी सीएचओ का अपकमिंग पेपर है, पंजाब सीएचओ का पेपर है, राजस्थान सीएचओ के लिए पब्लिक हेल्थ नर्स का पेपर है, यूपी में एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पर है जो छत्तीसगढ़ में भी सीएचओ का पेपर है 8 अगस्त को। तो इन सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरीज़ है जो कंटिन्यूस की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली यूपी और छत्तीसगढ़ जिनका भी अभी अपकमिंग टाइम में पेपर होने वाला है, पंजाब वालों का पेपर भी BFEHS कंडक्ट करवा रहा है। पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड आता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट के, जो भी लोग पंजाब का पेपर देने वाले हों। यूपी, राजस्थान और MP का पेपर है जो बहुत ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट के। तो यहाँ पर जो हम सीरीज़ कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, तो जो सीरीज़ आपकी कंटिन्यूस रहेंगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए गए हैं। और जो भी लोग यूपी सीएचओ के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं विद सीरीज के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस सब ऐप, वहाँ पर सभी ऑफिशियल पेपर स्पेशली यूपी के पेपर सेपरेट है जो रख दिए हैं, तो आप वहाँ से भी उन पेपर्स की PDF ले सकते हैं, यूपी में जितने भी सीएचओ के पेपर हुए हैं वो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आज जिनका भी पेपर था, तो जो लोग पेपर दे के आए हों और आपको जो भी क्वेश्चन याद हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। मोस्टली लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं, तो उनका कहना है पेपर हार्ड आया था तो उनको ज़्यादा याद नहीं है, बट फिर भी यदि आपको क्वेश्चन याद हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं जी विश। तो यहाँ पर आज की सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के ऐड रहने वाले हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपको ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए आज की क्लास को है वो है When helping a stroke patient, nurse should assist from which side? एक क्वेश्चन JIPMER के एग्जाम में आया हुआ था, 2013 में पेपर हुआ था। और जिनका भी JIPMER के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, JIPMER कराइकल के लिए, तो वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से रखें, क्योंकि आपका पेपर है जो 100 क्वेश्चन आते हैं आपको, लेकिन पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन यूपी, राजस्थान, MP में जो NHM CHO के पेपर्स होते हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यदि जब आप किसी स्ट्रोक पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसको किस तरफ जाके है जो हेल्प करेंगे, किस साइड से असिस्ट करेंगे? 1 वीक साइड, 1 स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम द बिहाइंड या फिर फ्रॉम द बैक। किस तरफ से आप उस पेशेंट की हेल्प, आप किसी स्ट्रोक के पेशेंट की या फिर किसी आपके लिए पैरालिसिस के पेशेंट के लिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आपको हेल्प करनी है उसके वीक साइड से। कहाँ से? वीक साइड से। वीक साइड से क्यों हेल्प करनी है? क्योंकि स्ट्रोक की सिचुएशन हो या फिर पैरालिसिस की सिचुएशन हो, इन दोनों केस में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ना तो ब्लड की सप्लाई होगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी, और जो वीक पोर्शन होगा, बाकी यदि पेशेंट का मान लीजिए पैराप्लेजिया है या फिर स्ट्रोक है, हाफ सेक्शन में हुआ है, तो क्या होगा, पेशेंट का जो हाफ पोर्शन है वो तो ठीक होगा, लेकिन जो वीक सेक्शन है वहाँ पर उसके लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको हमेशा वीक सेक्शन की तरफ से ही हेल्प करना है। और जब भी आप स्ट्रोक के पेशेंट की हेल्प करते हैं, तो आपको उसका बैक साइड बेल्ट से क्या करना है, कवर करना है, और जितना पॉसिबल हो सके पेशेंट के क्लोज रहना, ताकि उसका जो वेट है आप उसके लिए लिफ्ट कर सकें। सेकंड थिंग, कभी भी पेशेंट को बैक साइड से उठा के नहीं लेटाना है। हमेशा यदि स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके लेग से आपको उठा के उसकी हेल्प करनी है। तो यहाँ पर आप मार्क भी किस आंसर को करेंगे? 1 वीक साइड, जो सेक्शन वीक है, जो साइड वीक है, उस तरफ आपको हेल्प करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो लेबर को इंड्यूस करने की सभी मेथड्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिथार्जिन या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब है कि यदि लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, ड्यूरेशन पूरा हो गया है लेकिन लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, मेडिसिन के थ्रू सर्विक्स को डायलेट करवाने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस लाने के लिए जो आर्टिफिशियल मेथड अपनाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या होगे, आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करेंगे हम यूट्रस को कि कॉन्ट्रैक्शन लेके आओ, तो वो क्या कहलाएगा, इंडक्शन ऑफ लेबर। अब उसके लिए मेडिसिन यूज़ की जाएंगी, तो ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है लेबर को इंड्यूस करने के लिए, PPH को मेंटेन करने के लिए।
तो यहाँ पर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ की जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किया जाता है। और आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन को भी आर्टिफिशियल तरीके से है जो रप्चर किया जाता है, लेकिन मिथार्जिन यूज़ नहीं किया जाता। क्या है? मिथार्जिन को यूज़ नहीं किया जाता। और क्यों नहीं? लेबर इंड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है, पीपीएच को मेंटेन करने में यूज़ कर सकते हैं। मिथार्जिन लेबर इंड्यूस करने में यूज़ इसलिए नहीं की जाती क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस का रीज़न भी बन सकता है। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। दूसरा होता है यूट्राइन टेटेनी। क्या है? यूट्राइन टेटेनी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और जो यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है मिथार्जिन, क्यों? क्योंकि इसका जो यूट्रोटॉनिक इफेक्ट होता है बहुत फास्ट तरीके से, यदि इनकेस इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन ले आया, तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मिथार्जिन क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है। किसके लिए? इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है जो कर सकते हैं, लेकिन मिथार्जिन हम नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज इफ द मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इज 20 mg/ml विच अमंग दी फॉलोइंग कंडीशन में प्रेजेंट। तो यदि अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जरूरी है, हमने अभी तक यही पढ़ा, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर है कि यदि जो AFP है, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल मैटरनल सीरम में जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल 28 mg/ml से क्या है, ज़्यादा है, या फिर 28 mg/ml है, तो कौन सी कंडीशन है? मेनिंगोसील, बोथ ए एंड बी, या फिर डाउन सिंड्रोम। कौन सी सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है? तो यदि 28 mg/ml है तो क्या है? डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। ये क्या है? इसकी वैल्यू कम है। जो नॉर्मल मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू होती है कितनी? देखिए यहाँ पर लिखा है 38 to 45 mg/ml। कितनी? 38 to 45 mg/ml क्या है? नॉर्मल वैल्यू है किसकी? मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन की। लेकिन यदि जब यही वैल्यू नॉर्मल से भी कम हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम और स्पेशली जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि 45 mg/ml से ज़्यादा जाता है रेंज, तो क्या डेवलप होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होने के चांस रहेंगे। तो आपको वैल्यू देके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 28 mg है, 25 है, या फिर 45 से ज़्यादा है, तो कौन सी सिचुएशन होगी? यदि ज़्यादा जाती है वैल्यू तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कम जाती है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप डाउन सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम से। एक्सिलरी टेल मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स आर अकर ड्यूरिंग टाइम प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एक्सिलरी टेल, मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप होते हैं। तो क्यों? बॉडी के किस पार्ट के कारण डेवलप होंगे? चेंजेस के कारण। ऑप्शन में यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम, स्किन, ब्रेस्ट या फिर यूट्रस। तो प्रेगनेंसी में हैं जो क्या होंगे? आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये प्रेगनेंसी में कहा है देखने को मिल रहे हैं, और ये है क्या क्या? एक्सिलरी टेल मोंटोगमरी ट्यूबरकल। तो ये किसके कारण हो रहे हैं? ये हो रहे हैं ब्रेस्ट में चेंजेस के कारण, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होगा? ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वहाँ पर? मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स और एक्सिलरी टेल से क्यों होंगे? ब्रेस्ट के में चेंजेस के कारण प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। साइज बढ़ी हुई रहेगी क्योंकि ब्लड की बेबी के वो फीड कराने के लिए ब्लड बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड फिल्डअप रहेगा। एंड यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में उसके कारण भी। और एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि ब्रेस्ट है किस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? तो यह है किसका? सेबेसियस ग्लैंड का। आपको याद रखना है मोंटोगमरी ट्यूबरकल्स किससे रिलेट करते हैं? ब्रेस्ट से। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्ड अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। मिस्ड अबॉर्शन का दूसरा नाम क्या है? सेप्टिक अबॉर्शन, साइलेंट मिसकैरेज, इनएविटेबल अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। तो हमने दो तरीके के अबॉर्शन पढ़े, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है इंड्यूस्ड, मतलब कि इसको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर जो मिस्ड अबॉर्शन है इसका दूसरा नाम क्या है? मिस्ड अबॉर्शन का दूसरा नाम है साइलेंट मिसकैरेज। क्या है? साइलेंट मिसकैरेज। ये देखिए अबॉर्शन जनरली दो टाइप का होता है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए सडनली, और इंड्यूस्ड जो कि हम थेरापीटिक तरीके से भी और क्रिमिनल बेस पर भी, मतलब कि चोरी छुपे करवाते हो। थेरापीटिक का मतलब है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के कारण करवाएंगे। तो यहाँ पर
जो स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, मिस्ड का मतलब है आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, और जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो क्या है, बाहर आ रहा है, एक्सपेल्ड आउट हो रहा है वेजाइना के थ्रू। तो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है इसमें क्या है, थेराप्यूटिक भी है, तो यहाँ पर मिस्ड है, इनवाइटेबल है। मिस्ड में मिस्ड वाला यदि है, यहाँ पर मिस्ड है, इनवाइटेबल है, इनकम्प्लीट भी है, कंप्लीट भी है, साइलेंट है, इंड्यूस्ड थेराप्यूटिक है। तो टाइप है अबॉर्शन के, जो हम नेक्स्ट क्लास होगी सेकंड चैनल पर, उसमें आपके लिए अबॉर्शन की क्लास ही कंडक्ट करवाई जाएगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी है। तो अबॉर्शन है जो अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर साइलेंट अबॉर्शन का मतलब क्या है, साइलेंट मिसकैरेज का मिस्ड अबॉर्शन, आपको पता भी नहीं और अबॉर्शन हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए एक छोटी सी टेबल है, आपको हो सकता है इससे इजीली समझ में आए। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो फर्स्ट टाइप पड़ा स्पॉन्टेनियस, तो इसमें आता है थ्रेटेंड, इनवाइटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और सेप्टिक। तो थ्रेटेंड का मतलब होगा कि जब एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी थ्रू द वेजाइना, कब, फर्स्ट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो थ्रेटेंड और इनवाइटेबल में दोनों में 20 वीक के पहले ही क्या हो रही है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो थ्रेटेंड है इसमें क्या है, सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, क्या होगा, सर्वाइकल ओस क्लोज रहेगा, लेकिन ब्लीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर दूसरा होता है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब है यहाँ पर कि सर्वाइकल ओस भी ओपन हो गया है और ब्लीडिंग है जो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में भी बिफोर 20 वीक्स के ही, फर्स्ट 20 वीक्स में ही ब्लीडिंग होगी, लेकिन इसमें सर्वाइकल ओस ओपन होगा, लेकिन कुछ कंसेप्शियस मटेरियल, इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, आधा अधूरा, तो कुछ कंसेप्शियस मटेरियल क्या हो जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, क्या होगा, अंदर ही रह जाएगा। फिर या तो उसको मेडिकेशन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा या फिर वैक्यूम एस्पिरेशन के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू। फिर आता है कंप्लीट, तो इसमें पूरा जो फीटल पार्ट है विथ प्लेसेंटा के क्या होगा, बाहर निकल आएगा, लेकिन सर्वाइकल ओस क्लोज्ड रहेगी, यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। और यहाँ पर सेप्टिक का मतलब होता है किसी इन्फेक्शन के कारण, मेनली ये होता है किसके कारण, स्टेफाइलो ओरियस के कारण। तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो डिस्चार्ज भी अलग तरीके का होगा, और यहाँ पर कुछ कंसेप्शियस मटेरियल यूट्रस में रहेगा भी और कुछ केस में नहीं भी रहेगा। कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर जो अबॉर्शन के टाइप हैं आपको एग्जाम में ज़रूर आते हैं, क्या 2 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं, तो आपको अपने क्लियरली याद रखना है कि किस में सर्वाइकल ओस ओपन होगा और किस में नहीं होगा, किस में ब्लीडिंग होगी, किस क्या है जो मेन रीज़न होगा। और जो इनिशियल प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का मेन रीज़न है वो क्या होता है, वो होता है क्रोमोसोमल एरर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जो मेन रीज़न होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट वेट ऑफ प्लेसेंटा टू द बेबी एट द टर्मिज। तो यदि बेबी फुल टर्म है तो उस टाइम पे प्लेसेंटा का वेट कितना होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 1/2, 1/8, 1/6 या फिर 1/10। तो यहाँ पर 1 है बेबी का वेट, 2, 8, 6, 10 है प्लेसेंटा का वेट। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शन यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो प्लेसेंटा का कितना आएगा एज कम्पेयर टू बेबी के। तो जो यदि हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं तो एज कम्पेयर टू बेबी के जो प्रोपोर्शन निकल के आएगा वो होगा 1/6 ऑफ द बेबी वेट। नॉर्मल वेट तो प्लेसेंटा का 500 ग्राम होता है, लेकिन यदि टर्म बेबी कहा है और आपको इस तरीके से वेट प्लेसेंटा का पूछते हैं तो कितना होगा 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना 1/6 ऑफ द बेबी वेट, 1/6। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप्ड ब्रिम, नैरो फोर pelvis and sciatic notch with prominent ischial spine and suprapubic angle is less than 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखिए कौन सी पेल्विक के फीचर्स बताए हुए हैं। टाइप ऑफ पेल्विस हमने जो पढ़ी है 4 टाइप की होती हैं, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। तो अब यहाँ पर 4 टाइप की पेल्विस में से ब्रिम किस टाइप की, हार्ट शेप है, नैरो फोर पेल्विस है, सियाटिक नोच प्रोमिनेंट स्चियल स्पाइन तक है, सुप्राप्यूबिक एंगल कितना है 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सी टाइप की पेल्विस के फीचर्स हैं, तो हार्ट शेप्ड ब्रिम किस पेल्विस की होती है एंड्रॉइड पेल्विस की। यहाँ पर आप एक ही चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो एंड्रॉइड पेल्विस होती है ट्रायंगुलर और हार्ट शेप क्या होता है इसका, इनलेट होगा।
गायनेकॉइड होती है, जिसके लिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर अब 4 टाइप की पेल्विस दी हुई हैं। चारों टाइप की पेल्विस में से जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल मानी जाती है वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस, जिसकी इनलेट कैसी होती है, राउंडेड शेप, आउटलेट होता है वाइड। वेजाइनल डिलीवरी के लिए बहुत ही फेवरेबल पेल्विस से मानी जाती है। अब फिर सेकंड आती है एंथ्रोपॉइड, जो कि इसकी जो ब्रिम है या फिर इनलेट हम जिसको कहें तो कैसी, ओवल शेप में, आउटलेट है क्या है, नैरो रहेगा। और यहाँ पर जो डिलीवरी होती है इस तरीके की जनरली कैसी होती है, फेस टू प्यूबिस टाइप की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आता है एंड्रॉइड, जिसमें ट्रायंगुलर और हार्ट शेप्ड ब्रिम होगा, आउटलेट नैरो होगी। डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी और जनरली पेरिनियल इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस तरीके की पेल्विस में, यदि हमने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो कंडक्ट करवाई तो। प्लेटेपॉइड रेयर टाइप की होगी, ट्रांसवर्सली ओवल होगी। यहाँ पर जो फेस प्रेजेंटेशन वाले बेबी जो चांसेस होते हैं इस तरीके की पेल्विस वालों में, बेबीज़ भी किस तरीके से रहेंगे, फेस प्रेजेंटेशन में। पोजीशन होती है बेबी की वो कौन सी होती है, सेफेलिक्स एंड वर्टेक्स। कौन सी, सेफेलिक्स एंड वर्टेक्स। लेकिन जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है, एग्जाम में आपको आता है। जो कॉमन होता है सेफेलिक, जिसमें हेड डाउन कहते हैं। जब आप लास्ट मंथ में आपकी 30 मंथ 8 मंथ में डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट स्कैनिंग करवाते हैं कि कितना वेट हो गया बेबी का, फाइनली बेबी किस पोजीशन में है, क्या प्रेजेंटेशन है, तो उस टाइम पर यदि हेड डाउन है तो रिलैक्स रहेगा कि चलो बेबी का जो क्या है हेड डाउन है, इंगेजमेंट भी देखने को मिल रहा है, सब कुछ है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने के चांसेस भी थोड़े से घट जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A nurse is caring for a patient with swine flu. Which medicine is the best to treat the swine flu patient? तो यहाँ पर एक नर्स है जो स्वाइन फ्लू पेशेंट की केयर कर रही है। यहाँ पर उस केयर कर रही है यदि किसी पेशेंट की, तो स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या, इजी क्वेश्चन है आपका। फिर यहाँ पर ऑप्शन है एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, एडेफोविर या फिर रेमडेसिविर। तो अभी प्रेजेंट में मंकी पॉक्स भी फैला है, एग्जाम में आपको आ सकता है मंकी पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो स्वाइन फ्लू का पेशेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ओसेल्टामिविर। क्या है, ओसेल्टामिविर। H1N1 के थ्रू जो डिसीज़ होती है वो क्या कहलाती है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है, वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, और इसको ट्रीट भी किससे करेंगे हम, ओसेल्टामिविर से। रेमडेसिविर है जो जनरली जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोविड फैला हुआ था उस टाइम पर रेमडेसिविर की मांग भी कितनी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर वही है कि जो मेडिसिन है किसके लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, तो वो क्या है यहाँ पर, ओसेल्टामिविर। मंकी पॉक्स के लिए ट्रीटमेंट में आपके लिए मेडिसिन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको बताई थी कि कौन सी मेडिसिन है जो यहाँ पर दी जाएगी मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट में। तो मंकी पॉक्स का जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन WHO ने 2 यहाँ पर मेडिसिन है जो निकाली हैं जिनके थ्रू मंकी पॉक्स का है जो ट्रीटमेंट मेडिसिन है वो कौन सी है, टेकोविरिमेंट। क्या है, सॉरी टेकोविरिमेंट है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। टेकोविरिमेंट क्या है, मंकी पॉक्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, आपको एग्जाम में आ सकती है, स्वाइन फ्लू की आ सकती है, कोविड के लिए आ सकती है। तो यदि एंटीवायरल में क्या है, टेकोविरिमेंट, जिसको WHO ने अभी CDC ने जो सेंट्रल डिसीज़ कंट्रोल है, इन्होंने अभी रिसेंट में इसके लिए क्या किया है, गाइडलाइन निकाली है कि जो बेसिक तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं टेकोविरिमेंट को। मार्केट में TPO-XX या फिर ST246 के नाम से भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस अ मंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को कहा है कि एंटीनेटल चेकअप के लिए अपना महीने में 2 बार जाना है, तो किस महीने में जाना है, 9 मंथ में, 8 मंथ में, 7 मंथ में या फिर 5 मंथ में। तो इनिशियली क्या कहा जाता है कि एवरी मंथ में जाओ चेकअप के लिए, लेकिन जब आफ्टर 7 मंथ और 8 मंथ है, जब 8 मंथ स्टार्ट होता है तो कहा जाता है कि एवरी 2 वीक में, मतलब महीने में 2 बार जाओ। जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तो मंथ में 4 वीक 4 दिन 4 बार आपको जाना है, एवरी वीक चेकअप करवाना है। तो यदि 2 बार पूछते हैं कि महीने में 2 बार चेकअप के लिए कब जाना है, तो 8वें महीने में। 1 हफ्ते में 1 बार चेकअप के लिए कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि महीने में 4 बार चेकअप के लिए जाना है, तो 9 मंथ में।
तो इनिशियली आप एवरी मंथ है जो चेकअप के लिए जा सकते हैं, एंटीनेटल क्लिनिक में अपना चेकअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेड डोज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड ओरली वंस इन एवरी 6 मंथ फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। यहाँ पर देखिए बच्चे की एज दी हुई है 3 साल। हर 6 महीने में विटामिन ए का कितना सप्लीमेंट है जो उसको दिया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 1000 आयु, 50,000, 1 लाख या फिर 2 लाख आयु। इंटरनेशनल यूनिट हैं जो यहाँ पर कितनी दी जाएंगी 3 साल के बच्चे के लिए। तो 3 साल के बच्चे की यदि बात हो रही है तो कितनी दी जाएंगी 2 लाख आयु। अब यहाँ पर देखिए टोटल डोज दिए जाते हैं, वो भी एग्जाम में आता है। यदि बच्चे की एज लेस देन 6 मंथ है तब 50,000 दिया जाता है, लेकिन मोर देन 6 to 12 है, 6 महीने से ज़्यादा है तो 1 लाख। क्या है 6 महीने से 1 साल तक की एज है तो 1 लाख, और मोर देन 12 मंथ मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया तो 2 लाख आयु। और एवरी 6 मंथ में दिया जाएगा। कब? एवरी 6 मंथ दिया जाएगा। कब से? 6 महीने के पहले से तो 50,000, लेकिन 6 महीने की एज ज़्यादा हो, 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं आप तब 1 लाख, और 1 साल से ज़्यादा है तो 2 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू। मसल कोऑर्डिनेशन लॉस होता है यदि आप क्या है यहाँ पर मसल कोऑर्डिनेशन मतलब आप प्रॉपर तरीके से चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो अफेक्ट हो रहा है यहाँ पर? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। तो कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पर जो पार्ट अफेक्ट हो रहा है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? जनरली जो भी सेंसरी सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कि यहाँ पर वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो गए आपके चलने फिरने के, वॉकिंग, पोस्चर। तो यदि आप मसल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किसके कारण हो रही है? हो रही है आपको सेरिबेलम के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? सेरिबेलम। क्योंकि जो भी सेंसरी काम होते हैं या फिर स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं वॉकिंग का, रनिंग का, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से सही स्टेटमेंट क्या है? अल्लाह इज लॉन्गर देन रेडियस, रेडियस इज लॉन्गर देन अल्लाह, बोथ रेडियस एंड अल्लाह लेंथ द इक्वल, या फिर रेडियस इज द बोन ऑफ द अपर आर्म। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो यहाँ पर है कि अल्लाह इज लॉन्गर देन द रेडियस। क्या है? अल्लाह है जो लॉन्गर देन रेडियस है, और ये बॉन्स है यहाँ पर रेडियस अल्लाह। ये कहाँ की बॉन्स है? तो ये बॉन्स हाथ की, आपके ऊपर लिम्ब में हैंड की बॉन है। तो यहाँ पर क्या है? अल्लाह है जो लंबी होती है एज कंपेयर टू रेडियस के। किसके? रेडियस के। और जो पॉइंट यहाँ पर सही है वो क्या है? अल्लाह इज लॉन्गर देन द रेडियस। दोनों की ना तो लेंथ इक्वल होती है और यहाँ पर रेडियस है जो बॉन है अपर आर्म की, लेकिन यहाँ पर सही एक स्टेटमेंट पूछा है तो क्या है? अल्लाह इज लॉन्गर देन द रेडियस। नेक्स्ट है यहाँ पर वीक पोर्शन ऑफ आर्ट्रियल वॉल में बल्ज आउट फॉर्मिंग अ सैक विच इज नोन एज। तो आर्टरी वॉल का एक वीक सेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा? कहीं दूसरी जगह जाके बल्ज हो जाएगा, लटक जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आर्थरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, आर्टरियोस्क्लेरोसिस या फिर एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पर एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जोड़ना। क्या है? कोई भी चीज़ जोड़ना। क्या है? एनास्टोमोसिस है। फिर आता है एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म का मतलब होगा कि पोर्शन, कोई भी वीक पोर्शन, कोई भी आर्टरी है या फिर कोई भी वेन से क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, तो कहीं दूसरी जगह जाके पाउच शेप से लटक जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? एन्यूरिज्म। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि कुछ जो भी कोलेस्ट्रॉल है या फिर कुछ भी एम्बुलस है क्या होना? जम जाना। कहाँ पर? आर्टरीज में। इसका हार्डनिंग देखने को मिलेगी। होगा एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जोड़ना, कोई भी ऑर्गन 2 जगह कट करके एक जगह लाके जोड़ना, क्या? एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है CSF को कौन ब्रेन का कौन सा पार्ट सीक्रेट करता है? कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द ब्रेन, वीनस साइनस ऑफ द ब्रेन, सब आर्कनोइड स्पेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? CSF। यदि इसका लेवल ज़्यादा होता है तो ICP भी बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब CSF का जो सीक्रेशन है कौन करता है? ब्रेन का
कोरोइड प्लेक्सिस, क्या करता है, कोरोइड प्लेक्सिस। और जब यही CSF हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन होती है, बच्चों में आपने देखा होगा हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन, तो यहाँ पर क्या होता है, यही CSF का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाएगा, बनेगा ज़्यादा। कोरोइड प्लेक्सिस ने बहुत ज़्यादा CSF का सीक्रेशन किया, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम नहीं किया, एक ही जगह बनता गया, इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, इमेज दे दी जाती है एक बड़े से हेड वाले बेबी की। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी प्रोटीन ब्लड में पाए जाते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एल्ब्यूमिन, मायोसिन, ग्लोब्यूलिन या फिर फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पर है जो कौन सा है ब्लड में नहीं पाया जाता, तो एल्ब्यूमिन है जो मोस्टली एविडेंट प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन पाया जाता है ब्लड में जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर जो प्रोटीन नहीं होता वो होता है मायोसिन, और मायोसिन कहाँ पर होता है, मसल्स में। कहाँ पर है, लार्ज प्रोटीन है जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो है मायोसिन। बाकी एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन ये सभी किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बोन्स फाउंड इन द हैंड एक्सेप्ट वन, तो यहाँ पर कौन सी बोन है जो हाथ में नहीं पाई जाती, कार्पल, कैल्सेनम, फेलिंजस या फिर मेटाकार्पल। तो सभी बोन्स यहाँ पर हाथ में पाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। तो कौन सी बोन है जो हाथ में नहीं पाई जाती, वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर कैल्सेनियम बोन। कौन सी, कैल्सेनियम बोन। और एक लार्ज बोन है जो कि जनरली हील में पाई जाती है, जो एड़ी है हमारी हील है वहाँ पर रहती हैं बोन्स, ना कि हाथ में। बाकी फेलिंजेस, मेटाकार्पल, कार्पल ये सभी किसकी बोन्स हैं, हाथ की। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, व्हेन कन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू कॉन्वेक्स सरफेस दिस इज कॉल्ड, जो कन्वेक्स सरफेस है कॉन्केव सरफेस में फिट हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन, हिंज, सैडल या फिर वालेंट सॉकेट। जॉइंट्स के टाइप, कॉन्वेक्स सरफेस किस में फिट हो रही है, कॉन्वेक्स कॉन्केव में फिट होती है तो ये हिंज जॉइंट। अब यहाँ पर टाइप ऑफ जॉइंट और एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम में आपको आते हैं। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है शोल्डर जॉइंट। कौन सा है, शोल्डर जॉइंट। हिंज जॉइंट है जो एक टाइप है जॉइंट्स का, तो कौन सा है, नी जॉइंट। फिर आता है पाइवॉट जॉइंट। पाइवॉट जॉइंट कैसा है, नेक में रहेगा, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में। जितने भी जॉइंट्स कार्पल्स बोन्स के बीच में होंगे वो कहलाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 5.4, 6.4, 7.4 या फिर 8.4। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। कितना, 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है किसके थ्रू परफॉर्म की जाएगी। ऑप्शन में है ग्लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक, एनारोबिक दो टाइप की रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है किसके थ्रू होगी, वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है किसके थ्रू होगी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जनरली एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। एरोबिक एनारोबिक के बीच में एक डिफरेंस है, छोटा सा चार्ट है, होप आपको अच्छे से विजुअलाइज हो रहा हो। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरो का मतलब होगा यहाँ पर ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट जरूरी है, चाहिए ही चाहिए है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एनारोबिक होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स द प्लेस। लेकिन यहाँ पर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनकम्प्लीटली रहेंगे। एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर बनेगा, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी एरोबिक में। फिर यहाँ पर आता है कि ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में होता है, जो एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स होती हैं उसमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बिना ऑक्सीजन के ही, इसमें एंड प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर कम एनर्जी की ज़रूरत होगी और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें देखने को मिलेगी।
ह्यूमन मसल्स, जो मसल्स होती हैं उनमें भी एनारोबिक ऑक्सीजनेशन देखने को मिलेगा और रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ओनली मसल्स कहा है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ लिवर, तो इनमें से लिवर का फंक्शन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर सीक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। एग्जाम में आपको आता है कि फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर का फंक्शन यहाँ पर कौन सा है? लिवर का यहाँ पर फंक्शन, एक तो सभी चीज़ों का मेटाबोलाइज भी कौन करता है? लिवर। अब यहाँ पर आपको यदि लिवर के फंक्शन आते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि लिवर के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो यहाँ पर लिवर का जो काम होता है, जितने भी केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में, ब्लड में, उनको क्या करना? एक्सक्रीट करना, जो कि यहाँ पर और सभी के लिए क्या करना? मेटाबोलाइज भी कौन करेगा? लिवर ही करेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिवर का जो फंक्शन कौन होगा? वो होगा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहाँ पर लिवर का एक और मेन काम आपको एग्जाम में आता है, वो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। एक्सक्रीटरी फंक्शन है, मेटाबोलाइज्ड फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स लेवल को लेके भी फंक्शन, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? तो फर्स्ट एग्जाम में आपको आता है वो होता है यहाँ पर लिवर का लिवर किसका प्रोडक्शन करता है? वाइल का। किसका? वाइल का प्रोडक्शन लिवर करेगा, लेकिन स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होगा। आपको एग्जाम में आ सकता है प्रोडक्शन वाइल को लिवर करेगा, लेकिन स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी लिवर ही करेगा। जितने भी टॉक्सिन है आपकी बॉडी में, उनको बाहर निकालने का काम भी लिवर करेगा। लेकिन जब यहाँ पर लिवर अफेक्ट कब होगा? जब आप ऐसा या तो हम ये कह सकते हैं अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होंगे। यदि आपका जो लिवर है वो भी एक क्या है? बॉडी का ऑर्गन है। क्या है? एक ऑर्गन है, उसकी भी एक सहन करने तक की क्षमता होगी। लेकिन जब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या करवाएंगे? मशीन को एक औसत लेवल से ज़्यादा तक यदि आप काम करवाएंगे तो वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी लोग शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनका सबसे फर्स्ट ऑर्गन डैमेज होता है, वो होता है लिवर। आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो लॉन्ग टर्म तक शराब पीते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम होने की चांसेस होती हैं? स्पेशली लिवर सिरोसिस। तो यहाँ पर लिवर के मेन आपको दो, ये तो सबको पता, मेटाबोलाइजेशन करेगा, वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलवाने का काम भी करेगा। लेकिन यहाँ पर लिवर का जो मेन काम एग्जाम में आता है आपको, वो है बाइल का प्रोडक्शन लिवर कर देगा, लेकिन स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड्स। तो मेडिकल मैनेजमेंट पूछा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे अपनाएंगे? मतलब मेडिकल का मतलब मेडिसिन के थ्रू। ऑप्शन में है एडमिनिस्टर द मैनिटॉल, एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर, से रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ इन वेंटिलेटर। तो यहाँ पर कौन सा मेडिकल मैनेजमेंट होगा? तो वो होगा यहाँ पर मैनिटॉल। क्या होगा? मैनिटॉल दिया जाएगा किसके लिए? जो आईसीपी बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए। सर्जिकल पूछते तो वेंट्रोपेरिटोनियल शंट होता, बीपी शंट होता, लेकिन यहाँ पर आईसीपी को हमें कैसे कंट्रोल करना है? मेडिसिन से। तो वो क्या है? मैनिटॉल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं। क्या है? 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं डिलीवरी के लिए अपनाई जाती हैं, जिससे हम बच्चे को न्यूनेटल टिटनेस से प्रिवेंट कर सकें। तो वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी। क्या है? क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग। फिर आता है क्लीन एयरवेज। तो कौन सी स्ट्रेटजीज है जो यहाँ पर अपनाई जाएगी? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, किसके लिए? चाइल्ड बर्थ के लिए। तो वो होती हैं यहाँ पर कि बच्चे को न्यूनेटल टिटनेस से हमें प्रिवेंट करना है, तो जो एरिया है डिलीवरी का वो क्लीन होना चाहिए। जो बर्थ अटेंडेंट दाई है, जो दाई है या फिर नर्सेस है, वो है जो क्या होना चाहिए? क्लीन हैंड्स होना चाहिए। कॉर्ड कटिंग के लिए न्यू ब्लेड अपनानी है हमें। बेबी है जो जिस भी प्रैक्टिस में क्लीन द एयरवे नहीं होगा, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड टाई, क्लीन कॉर्ड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन द ब्लेड। क्या है?
5 स्ट्रेटजी हैं जो WHO के थ्रू हैं कि बेबी को यदि हमें न्यूनेटल टिटनेस से प्रिवेंट करना है तो इन चीज़ों के थ्रू हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ESR इज, तो ESR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है? ESR। आपको एग्जाम में आता है ESR जनरली क्या होगा? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। एक क्या है यहाँ पर, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स का एंटीकोagulation है जो आपको पता चलेगा। ESR यदि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करके आएगा। यहाँ पर आपके लिए ये जनरली एग्जाम में इसकी या तो वैल्यू पूछी जाएगी, और जो ESR होता है या तो इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो, एलर्जी, उस टाइम पर ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब होता है एक ही जगह खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज नहीं है ये। एक ही जगह आप क्या कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कहलाएंगी। तो कैसी है वो? डायनामिक है, पैसिव है, आइसोटोनिक है, फिर डन इन स्टैटिक पोजीशन। तो जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे आप स्क्वाट लगा रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएंगी? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में, जहाँ पर आपके लिए आपकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा बिना कि आपकी बॉडी को क्या किए एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, मूव किए बिना आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो कहलाएंगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बेगोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ द लंग कॉज्ड बाय एन इनहेलेशन ऑफ। तो बेगोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसीज है, लंग्स के लिए किस डस्ट को इनहेल करने से होगी? कॉटन डस्ट के कारण, जूट डस्ट के कारण, शुगरकेन डस्ट के कारण, या फिर कोल डस्ट के कारण। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिसीज है, तो होगी शुगरकेन डस्ट को इनहेल करने के कारण। किसके कारण? शुगरकेन डस्ट को इनहेल करने के कारण। नेक्स्ट वन इज वॉर्म दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीट। मीट मतलब यहाँ पर मांस के थ्रू जो वॉर्म आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होंगे वो कौन से वॉर्म है? हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, या फिर राउंड वॉर्म। तो कॉमनली जो वॉर्म आपकी बॉडी में क्या है, वॉर्म है जो आपकी बॉडी में क्या होंगे? मीट के थ्रू जाएंगे। क्या होंगे? मीट के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। तो कौन से वॉर्म कहलाएंगे? वो कहलाएंगे टेप वॉर्म। क्या है? टेप वॉर्म। और ये जनरली किसके थ्रू आपकी बॉडी में जा सकते हैं? या तो आपने रॉ अंडर कुक्ड बीफ का जो बीफ या फिर पोर्क का मीट खाया तो उसके थ्रू ये जा सकते हैं, क्योंकि जो टेप वॉर्म है क्या है? टेप वॉर्म है ह्यूमन के अलावा जो भी पोर्क होते हैं, बीफ होती है, उनके इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और यदि आपने इनका अनकुक्ड और रॉ मीट खाया तो ये आपकी बॉडी में इजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। तो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक एड्स में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? प्रोकैन, पेनिसिलिन, नेविरापाइन, एजिथ्रोमाइसिन, या फिर एसाइक्लोविर। तो यहाँ पर बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट यदि एड्स के लिए पूछा है तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर नेविरापाइन। कौन सी है? नेविरापाइन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिडेक्स। तो सिडेक्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, डिटॉल, सेवलॉन, या फिर ग्लूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है सिडेक्स का? तो सिडेक्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है? ग्लूटाल्डिहाइड। जितने भी कैथेटर्स होते हैं या फिर हम ये कह सकते जितनी भी ट्यूब्स होती हैं उन सभी को किससे स्टरलाइज किया जाता है? ग्लूटाल्डिहाइड से। नेक्स्ट है यहाँ पर डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन ड्राई फॉर्म में रहेगी, उसको घोलने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज़ किया जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, या फिर रिंगर लैक्टेट। तो कौन सा सोल्यूशन है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा NS। क्या होगा? नॉर्मल सलाइन। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर आप लोग देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 30 विच इज़ नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। तो इनमें से ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? आइस पैक, आइस बैग, कोल्ड कंप्रेशन, या फिर आइस क्रेडल। तो यहाँ पर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। और जो भी लोग आज MP NHM का पेपर दे के आए हैं तो आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, दोनों शिफ्ट के लोग, ताकि आपके लिए एक मेमोरी बेस्ड आंसर की जो अपलोड की जा सके। कुछ क्वेश्चन अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस हैं जो भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिससे आपके लिए रहे कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।